गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे मिलजुल के रसना नूं पवित्र करिए ते गज वट के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अज हमेशा की तरह एक बार फिर सतगुरां की कृपा द्वारा, महाराज की कृपा द्वारा आप सारे नाल बैठ के सत्संग करन दा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संगत जिथे असी धार्मिक प्रोग्राम सारे मनाते हाँ, जिथे असी गुरुआं पीरां नूं याद रखते हाँ, उत्थे निश्चय ही वर्तमान दे विच जो साडा संविधान है भारत का, उसनूं भी मैं हमेशा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पर मनदा, जिस दे विच दुनिया भर दे विच इको एक विधान है जो कि सब तो वड्डा है, लिखाई दे विच पेजेस दे सब तो वड्डा है, जिस दे विच 395 आर्टिकल ने, 22 पार्ट ने, 8 शैड्यूल हैं और वो जिन्ने उत्ते 1,45,000 उहदे शब्द वरते गए और जदों का अडाप्ट होया है, ज्यों का कानून बनया है 26 जनवरी 1950 तब तो लैके उहदे जो वक्त अनुसार, जरूरत अनुसार 101 अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। अज असी जिथे बाबा साहब नूं श्रद्धांजलि देंदे हाँ, जिन्हां दी कृपा द्वारा ये संविधान होंद विच आया, उत्थे नाल ही नाल अज असी सारे भैन भरा इस नूं एक शुभ दिन के हिसाब नाल मनाना है। वो दिन है कल का 26 नवंबर और असी सारे इत्थे पूरे यूरोप दे विच, पूरे देशों में कांशी टीवी राहीं 200 तो वध देशों के असी अज इस मना रहे हैं बड़ी श्रद्धा के नाल। और इस दे विच हिस्सा लैण लई मेरे नाल इस वक्त कांशी टीवी के स्टूडियो जो हाज़री भर रहे हैं वो साडे नवें हिज एक्सीलेंसी काउंसल जनरल ऑफ इंडिया शुभांत विक्रम जी हैं, जो कि इत्थे इस वेले बर्मिंघम दे विच आफिस दे विच हैड हैं और जिन्नी भी भारतीय कम्यूनिटी है उसकी भी देखभाल कर रहे हैं, तो नाल ही नाल जो है जो देश के नाल संबंध ने भारत के इस देश के नाल उन्होंने भी मजबूत करने के वास्ते पूरी कोशिश करते हैं। और अज इन्हां दे कोलों ही असी सुनांगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जदों ये संविधान नूं लागू किया गया उस दिन नूं ते असी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कह के हर साल मनाते हैं, कांशी टीवी ते भी मनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन भी असी मनाते हैं और इत्थे काउंसल जनरल भी सब जगह पे उन्होंने ऐतकी भी बाबा साहब का मनाया सी और कल भी बड़ी धूमधाम नाल इस दिन मनाया जा रहा है। लेकिन अज कांशी टीवी ते असी ये जो 26 नवंबर का दिन है वो पहली बारी असी मना रहे हैं और वो भी शामिल होने लई मैं स्वागत करता हाँ तुहाडे सारिਆਂ वालों, जितने भी कांशी टीवी के व्यूअर ने सारे वालों स्वागत करता हाँ हिज एक्सीलेंसी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया शुभांत विक्रम जी। विक्रम जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी पर। जय गुरुदेव जी। नमस्कार, जय गुरुदेव। आप बर्मिंघम कब आए थे? कितनी देर हो गई आपको बर्मिंघम आए हुए? मुझे मैं जुलाई के एंड में बर्मिंघम आया था। अच्छा। तो जब मैं बर्मिंघम आया तभी से थोड़ा सा लॉकडाउन तो चल ही रहा है ना, उसके पहले से ही है थोड़ा, बट अभी भी वही लागू है, पर मैं जुलाई एंड में आ गया था। अच्छा। और तब से मैं यहाँ। तो जब आप आए तो आपको भी 2 हफ्ते घर रहना पड़ा? हाँ बिल्कुल, मुझे भी 2 हफ्ते रहना पड़ा। मुझे लगता है कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो भी क्योंकि ये लिविंग मेमोरी में पहली बार ये बीमारी हम लोगों ने कि सब ने देखी है, तो चूँकि
उसका अभी इलाज भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि जो भी प्रिकॉशन सरकारें बताएं। हाँ। तो मैं जब यहाँ आया तो जो भी यूके की सरकार के रेगुलेशन थे जी। उसी के अनुसार मैंने 14 दिन में घर में रहा, और उसके बाद से भी जितने भी जो भी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए जो है लोगों से आमने सामने मुलाकात आजकल बहुत कम हो पा रही है। आज हमारे कांशी टीवी के ज़रिए से आप लाखों लोगों को मिल रहे हैं जी। तो लोग जानना चाहेंगे कि आपने ये फॉरेन सर्विस कब ज्वाइन की थी, कब से हैं आप, और किन किन देशों में आपकी अपॉइंटमेंट रही है, और भारत में किस किस डिपार्टमेंट में आपने सेवाएं की? मैंने एक्चुअली 2004 में मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसको हिंदी में भारतीय विदेश सेवा कहते हैं, तो मैंने 2004 में उसको ज्वाइन किया था। जी। और उसके पश्चात मैं ब्राज़ील में तैनात था। अच्छा। और ब्राज़ील और लिस्बन पुर्तगाल में वहाँ भी मैं तैनात था। उसके बाद भारत में मैं रहा, वहाँ पर मैं जो हूँ मैंने विदेश मंत्रालय में कार्य किया। जी जी। और उसके बाद मैंने प्रदेश सरकार में भी काम किया है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ मैं उन विशेष सचिव चिकित्सा विभाग था, और उनका MD टूरिज़्म भी था वहाँ पे मैं। और उसके बाद मैं काउंसल जनरल बना डर्बन में, साउथ अफ्रीका में। वो तो बहुत बड़ी जगह है, और इंडियन भी बहुत। हाँ बिल्कुल, वो डर्बन को हमेशा कहा जाता था कि वो एक जगह है जहाँ पे इंडिया के बाहर सबसे ज़्यादा इंडियन रहते हैं। ट्रेडिशनली वही था, अब अमेरिका में ज़्यादा हैं, बट ट्रेडिशनली डर्बन में सबसे ज़्यादा इंडियंस थे। तो वो एक शहर है जिसमें ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन है। जी जी। ऑफ इंडियन ओरिजिन वी शुड से। बिल्कुल 10 लाख से ज़्यादा। हाँ जी। तो 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। और जब भारत से आया तो उस समय 10 लाख अमृतसर की पॉपुलेशन उतनी पॉपुलेशन हुआ थी। जी जी। और उसके बाद फिर मैं वापस मैं दिल्ली में था, और वहाँ पे एक हमारा ओवरसीज़ इंडियन डिपार्टमेंट है। जी जी। तो मैंने फिर उसमें काम किया, और उसके बाद अब मैं काउंसल जनरल बर्मिंघम बन के। बहुत अच्छा। फिर तो आपके लिंक और आपका एक्सपीरियंस जो है इतना ज़्यादा है। अच्छा, ये लोग जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं प्रोफेशन से। जी। तो मेडिकल प्रॉपर, वो आप मेडिकल में वो डॉक्टर थे जी। और आपसे पहले भी जो थे वो डेंटिस्ट थे अमनपुरी जी। तो आपको कैसे ये शौक हुआ कि वो मेडिकल छोड़कर तो आप फॉरेन सर्विस ज्वाइन करें? मैं कहूँगा कि इसमें दोनों बातें हैं। एक तो भाग्य भी है, और दूसरा ये भी है कि भाग्य, जो आप निर्णय लेते हैं उन्हीं से भाग्य बनता है। तो मैं एक्चुअली जब मैं MBBS कर रहा था तो 3rd ईयर में 4th ईयर के आसपास मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भारत की मैं देश की सेवा में कुछ करना चाहता था। ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर आप मानव सेवा तो करते ही हैं। तो उस वक़्त मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी उस वक़्त ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे 2nd ईयर में, तो वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं सिविल सेवा के माध्यम से भी एक बड़े कैनवास पे लोगों की मदद कर सकता हूँ, है ना, और राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इसीलिए फिर परीक्षा लिखी और किस्मत के धनी थे कि पास हो गए। तो बहुत अच्छा। साथ संगत जी, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सुपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने लिया सी, रविदास जो है बेगमपुरा वो पूर्ण सुखता, जो बेगमपुरा बसाना चाहते सी, जब तक नफरत खत्म नहीं होती, जब तक इक्वैलिटी नहीं मिलती, बराबर का दर्जा नहीं मिलता, तद तक वो बेगमपुर किया भी नहीं जा सकता। बेगमपुर तद ही होएगा जिस असी पिंड च रहने हैं, जिस असी शहर च रहने हैं, और वो किसी भी जाति का होवे, किसी भी धर्म का होवे, सारे उत्थे एक समान गिनिया जाए। धर्म भी साडा अपना होंदा है, अंदर का होंदा है। दास भाई पिछले 12-14 साल तो तुहाडे नाल ही साझ पा रहे हैं। और दुख अंदो और द्वेष भाव, जिथे द्वेष भाव नफरत नहीं है,
किसी प्रति भी नफरत नहीं है। ऐसा महाराज कहते ना ही बसे कहे नाम। जिथे कोई भी उत्थे नहीं द्वेष भाव नहीं वसदा, सिर्फ नाम ही है। जिथे रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सब ਨੂੰ रब का रूप मनाया जाता है। रविदास मनुख कर बसन को, और महाराज ने इतों तक कहा कि सुख कर है दो नाम, दो ही हैं। एक सुख है स्वराज में और दूसरा मरगट गांव। इसलिए जो स्वराज है अज असी देख रहे हैं बाबा साहब की कृपा द्वारा सानू सब नू वोट का इक्वल हक है। ये नहीं कि किसी ब्राह्मण नू ज़्यादा हक है तो खतरी नू ज़्यादा है तो किसी होर जाति नू घट है। ना, हर एक वोट की कीमत उन्नी हुई। पिछे बिहार के चोणां होईयां ने उहदे देखिया है कि कई जगह कुछ सैकड़ियां की गिनती च फर्क रहा है। अजे अमेरिका के चोण नतीजे भी आ रहे हैं, उहदे विच भी जो असीं देख रहे हैं कि ट्रंप नूं भी घट वोटां नहीं मिलियां, 74 मिलियन मिलनियां बहुत वड्डी गल है। लेकिन जो बाइडन है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत उतनी है, एक एक वोट की शक्ति उन्नी है। और इनू ही कहते हैं सब धाम, जिथे जिथे असी कहते कि जिथे स्वराज होए, स्वराज यही अज डेमोक्रेसी। और जो ये संविधान लिखा गया है बाबा साहब की कृपा द्वारा, और अज मैं इन्हां दे मुखारबन तो, क्योंकि फस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इन बर्मिंघम वेस्ट मिडलैंड, और इन्हां दे कोल जिहड़ा एरिया है, क्योंकि साडा जो हैड ऑफिस है भारत सरकार का वो लंडन है, हाई कमीशन ऑफिस। लेकिन जो बर्मिंघम का है वेस्ट मिडलैंड दे विच जो है उहदा एरिया उन्हां नालों भी ज़्यादा, क्योंकि मैनूं पता है इस गल का। और एक ऑफिस कौंसल जनरल ऑफिस एडनबरा दे विच भी है। तो इस वास्ते अज इन्हां दे कोलों इन्हां दी जुबान दे नाल असीं ये समझना है संविधान के बारे। तो मैं इन्हां नूं प्रश्न करना चाहांगा कि सुशांत जी ये बताइए कि पहले तो मैं आपका थैंक यू, आप जो कांची टीवी लिए समय लेकर आए। आपको अब बर्मिंघम कैसा लग रहा है? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम फिर भी चाहेंगे कि आप कांची टीवी पर आते रहें, और जो भी नए नए कानून या नई नई सुविधाएँ आप दे रहे हैं वो सबको, लोगों को एक ही समय पर सबको पता चल जाता है। जी जी। तो ये हमारे पास अपना माध्यम है, इसलिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो आप बताइए कि बर्मिंघम आर यू फीलिंग हैप्पी नाउ, कॉन्फिडेंट हो? बच्चे भी ठीक फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब आप सभी के आशीर्वाद से और आपके और सभी दर्शकों के, बर्मिंघम मेरे लिए अभी तक बहुत ही अच्छा स्टेशन रहा है जी। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, एक्चुअली मैं सबके संपर्क में तो नहीं आ पाया क्योंकि इस समय कोई बड़े फंक्शंस अलाउड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितने लोगों से भी मेरी मुलाकात हो रही है वो सभी बहुत प्यारे हैं और सभी बहुत खुल के मिले। और हम लोगों ने हमारे बहुत मतलब यूनिवर्सिटी से भी, लोगों से भी, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में, चाहे वो ऑफिस हों, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं जो तरह तरह के सामाजिक काम कर रही हैं। इनफैक्ट इस कोविड-19 में जितना सामाजिक काम मुझे लगता है कि इंडियन ओरिजिन की सामाजिक संस्थाओं ने किया है, चाहे वो जिस भी धर्म की हों, चाहे वो जिस भी पंथ की हों, और वो कमेंडेबल है यूके में। बिल्कुल। और उसको मुझे लगता है कि रिकग्नाइज बड़े पैमाने पे उसे किया जाना चाहिए। जी। और तो मेरा बहुत ही सुखद अनुभव है। और अभी आप स्कॉटलैंड के बारे में कह रहे थे, तो चूँकि मैं हूँ तो इस वक्त मैं कौंसल जनरल स्कॉटलैंड का भी हूँ। अच्छा। तो अगर कोई वहाँ से भी देख रहे हैं तो वहाँ मतलब वहाँ भी मुझे, एडिनबरा भी मैं गया हूँ और विज़िट करता रहता हूँ, तो वहाँ भी मुझे उतना ही प्यार मिला। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं वहाँ एक बार गया था, वो एक बहन जी थे जब ना, तो वो हाँ। अच्छा, चलो उनको मिले थे हम, अंजू को। अंजू जी को पिछले साल बहुत बड़ा प्रोग्राम एक ग्लासगो में फुटबॉल क्लब में हमने किया था। अच्छा। बहुत बड़ा था, हज़ारों लोग थे, तो उसमें वो आए थे जी। अच्छा, ये बताइए कि हमने 26 जनवरी तो सुना कई बार जी, तो
ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसके बारे में पहले बताइए हमारे सभी दर्शकों को प्लीज़। हाँ बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता है कि बहुत ही लंबे और बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली थी। तो जब आज़ादी के जस्ट पहले जब ये फैसला ऑलमोस्ट हो गया कि अब ब्रिटिश जो है इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, उस वक्त एक कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके बाद भारत में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। जी जी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिम्मेदारी थी कि वो भारत के लिए संविधान बनाएगी। तो 26 नवंबर सन 1949 का वो दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भारत का संविधान था उसमें तमाम बहस मुहावजे के बाद उसको डिसाइड करके उसको बनाया और उसे अडॉप्ट किया। अच्छा। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। ये बात है कि इसी के थोड़े दिन के बाद, मतलब 26 जनवरी जो आने वाला है, 26 जनवरी 1950 को वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू हो गया। पर आज का दिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। अच्छा। और इसके कुछ प्रोविजंस आज ही से लागू हो गए थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 को लागू हुआ है, 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे है। बट आज का वो महत्वपूर्ण दिन है जब भारत के लोगों ने अपने आप को खुद से बनाए हुआ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। क्या बात है। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 26 जनवरी को तो फिर एक बड़ा लागू हो गया, लेकिन इसको बनाया गया। बिल्कुल। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने लोग थे? तकरीबन बाबा साहब अम्बेडकर का तो मेन नाम आता ही है। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई, जी जी, तो उसमें ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रोविंस थे वहाँ से लोग इलेक्ट करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिए गए। और जब ये बनी 1946 में। अच्छा। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके थोड़े दिनों के बाद फिर जब ये फैसला हुआ कि अब पाकिस्तान भी बनेगा, तो उसमें जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो चले गए उस तरफ, और जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को डिस्कस किया। अच्छा। लगभग 16 कमेटियां थीं इसमें। अच्छा। जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जिन्होंने विभिन्न चीज़ों पे अपने इनपुट दिए। और उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि बाबा साहब की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। जी जी। तो उन्होंने सबके इनपुट लेने के बाद पहला ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आप जानते हैं किसी भी चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है ड्राफ्ट। तो वो उसकी आत्मा होता है। तो जब बाबा साहब ने ड्राफ्ट बना लिया तो फिर उस ड्राफ्ट को दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रस्तुत किया गया। लोगों से भी कहा गया कि आप अपने सुझाव दें। पूरे भारत में लोगों ने अपने सुझाव वगैरह दिए और वो सब कुछ इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर 26 नवंबर को वो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताइए कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किस रूप में हम आगे बहुत कम जैसे कि मनाया गया है जी इस साल, यानी बड़े पैमाने पर आपने आपका ऑफिस भी मना रहा है सब जगह दुनिया में, तो इसको कैसे मनाया जा रहा है? मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस संविधान भारत का एक तरीके से आप मान लें भारत का सुप्रीम लॉ है। बेसिकली हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है जो हमारे एक्चुअली डे टू डे लाइफ को डिसाइड करती है वो भारत का संविधान है। और चूंकि वो कल के दिन उसको भारत के लोगों को ने उसको पास करके अपने आप को दिया था, तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। और क्योंकि इस चीज़ की बहुत ही हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है वो तो है ही, बट उसको एक संदेश भी है क्योंकि एक भारत के लोगों की सफलता का भी प्रतीक है। 70 साल हो गए हमने अपने आप को एक संविधान बनाकर दिया। एक ऐसा वक्त था जब इस देश को आज़ादी मिली थी और दुनिया में बहुत कम लोगों को ये भरोसा था कि जो है भारतीय खुद अपने देश को अच्छे से चला पाएंगे। जी जी। और 70 साल इस कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने खुद बनाया अपने आप को दिया और हम दुनिया की 1/6 आबादी हैं। हाँ। तो ये हमारा संविधान एक्चुअली केवल हमारे लिए ही मैं कहूँगा प्राइड का विषय नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए प्राइड का विषय है क्योंकि ये 1/6 लोगों को दुनिया के ऊपर जो है
के राइट्स और ऑब्लिगेशंस और उनकी ड्यूटीज़ और उनके जो भी उन्हें हक और हकूक़ मिले हैं वो इसी से मिले हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो बहुत स्वागत हम करते हैं कि ताकि लोगों को जानकारी मिले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जी, फिर वो आपने बताया कई कमेटियाँ थी जी, बाबा साहब उसके चेयर थे जी, जो पहला ड्राफ्ट उन्होंने बनाया। तो ये बताइए कि इसको काफ़ी टाइम लगा हो? हाँ, इसको एक्चुअली मैं कहूँगा कि वैसे तो इसको 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन लगे, लेकिन मैं कहूँगा कि मतलब शायद उस वक्त बाबा साहब थे और भी महत्वपूर्ण लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे, और ये था ना कि देश एक संघर्ष से निकल कर आया था, तो उस ज़माने में बहुत ही मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अपने अपने ज़िलों में बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे लोग। तो मैं कहूँगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना देना अपने आप में ही मुझे कहूँगा कि बहुत ही कम वक्त लगा उस हिसाब से। आप देखो तो 2 साल 11 महीने 18 दिन तकरीबन 3 साल हो गए जी। और ऐसा मुझे पता चला है कि उसमें 166 दिन जी ये मीटिंग हुई सब। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत दिमाग की बात है जो बिल्कुल बिल्कुल में सारा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बन गया कॉन्स्टिट्यूशन जी, तो फिर ये अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर को जी जी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको 26 नवंबर को 1949 में अडॉप्ट कर लिया। उसमें कोई अपोजिशन भी थी या सर्वसम्मति से हुआ? नहीं, एक्चुअली जैसे ये होता है कि ये एक सभा थी जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि ये भारत का संविधान बनाएगी, तो उसमें जिसको भी जो सुझाव रखने होते हैं, जैसे जब बाबा साहब ने अपना ड्राफ्ट दिया तो जिसको भी जो सुझाव था लोगों ने अपने सुझाव दिए। अब आप जब भी किसी कमेटी में सुझाव देते हैं तो उन सुझावों पर बहस होती है, तो कुछ मान लिए जाते हैं, कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, पर उसके बाद तो फिर वो सर्वसम्मति से ही होता है। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो इट स्टार्ट्स वी द पीपल, हम भारत के लोग अपने आप को देते हैं, तो वो उसमें सबकी सहमति उसी में निहित हो जाती है। और जिसमें आज की डेट में भी हम सारी कम्युनिटी पूरे भारतवासी इंडेटेड जी टू दैट असेंबली एंड आल्सो पर्टिकुलरली बाबा साहब। बिल्कुल। तो बाबा साहब के बारे में मतलब जिन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन की जी, और इसके जो मेन एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आप हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा इक्वालिटी का है। हाँ बिल्कुल, पर मैं कहूँगा कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन न केवल संविधान में बल्कि इस पूरे देश में अद्वितीय है और बहुत ज़्यादा है। आज जिस इंडिया को हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो देश जिन विचारों से बना है उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब का है। और संविधान जो अपने आप को खुद ही जब आप उसको रीडिंग करेंगे तो प्रेम्बल अपने आप में प्रोक्लेम कर देता है कि वी आर अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसी के साथ ही वो तुरंत कह देता है कि हम जो है अपने लोगों को जस्टिस देंगे, उनको इक्वलिटी देंगे, उनको लिबर्टी देंगे और हम फ्रेटर्निटी के लिए स्ट्राइव करेंगे। और जब वो कहते हैं कि हम जस्टिस देंगे तो हम हर तरह का जस्टिस देंगे। जब हम कहते हैं कि हम इक्वलिटी देंगे तो हर तरह की इक्वलिटी देंगे, फिर वो चाहे रोजगार में हो, चाहे वो आपके रोजमर्रा के जीवन में हो, चाहे किसी भी आपके सामाजिक व्यवहार का कोई भी हिस्सा हो, तो उसमें हर तरह की इक्वलिटी देंगे। और सेम गोज़ फॉर लिबर्टी। लिबर्टी में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम कि आप कौन सा धर्म मानना चाहें वो माने, है ना, आप उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। और इसलिए जो बेसिक, मैं कहूँगा जो बेसिक एक मानव के विकास के लिए चाहिए, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा, इक्वलिटी है, उसकी लिबर्टी है, आपको करने की आज़ादी भी होनी चाहिए, वरना आप करेंगे कैसे कुछ काम। फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो न्याय होना चाहिए, तो जस्टिस बहुत ज़रूरी है। और जब हम सबको ये सब मिल गया तो हम लोगों को मिल के फिर हमें फ्रेटर्निटी को स्ट्रांग करना है। अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी इंटीग्रिटी है, तो फिर ये चारों चीज़ें एक तरह से
स्तंभ हैं मॉडर्न इंडिया का और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी। और मुझे लगता है कि इसमें बाबा साहब का तो खैर बहुत बड़ा योगदान है ना, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो वो तो उसमें पायनिंग लाइट हैं। और इसीलिए बहुत आसान है कि हम बहुत सारे जो हमारे अधिकार हैं जिनको हम लोग महसूस नहीं करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो एक्चुअली सोशल अधिकार नहीं हैं। वो ऐसा नहीं कि पुरखों से चले आ रहे थे, वो इस संविधान के दिए अधिकार हैं। और चूंकि वो संविधान के दिए अधिकार हैं तो वो परमानेंट है मॉडर्न इंडिया में और वो इनफेलिबल हैं। जी साथ संगत जी, वाकई जदों में जब तक ये सृष्टि कायम है, जद भी इक्वलिटी दी संविधान की गल होएगी, बाबा साहब का नाम सब तो ऊपर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने नाल आप बचपन तो ही जिस तरीके नाल भिन्न भेद की गई, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, जिस तरह उन्होंने भिन्न भेद हुई तो जिस तरह लागे सोई जाने, और उन्होंने अपन कुर्बानियां दे के इंश्योर करने की कोशिश की थी कि हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच किसी होर भैन भरा दे नाल एक अपना हो। मैं सुशांत जी, मैं तो ये कहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि इक्वलिटी तो एक चीज़ है जो कि हमारे देश में जाति पाति का, ऊंच नीच का, कितना ज़्यादा गरीब अमीर ये वो सब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो अब अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी। और अभी हम भी हर साल में 1-2 बार भारत जब जाते हैं जी, तो जब चेंजेस देखते हैं तो दिल खुश होता है जी। जो हम छोड़कर आए थे 54 ईयर वो तो वो 55 ईयर, तो अब वो लगता है कि वो बाबा साहब की जो मेहनत और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ड्रीम था जी, वो किसी हद तक आगे पहुंच रहा है जी। तो उसमें मतलब एक तो ये है कि इक्वलिटी संविधान देता है, दूसरा जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी जी जी, उनको कैसे बराबर लाया जाए जी, उसके लिए जो रिजर्वेशन का भी उसमें जी एक बात है। आई थिंक इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेप है? हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेप है और दुनिया में शायद ही कहीं हो। नहीं, एक्चुअली इसमें मैं 2 बातें हैं। एक तो हाँ, ये बड़ा स्टेप था और जब संविधान बना तब भी उसमें 10 साल के लिए रिजर्वेशन का वो रखा गया था। बाद में उसको एक्सटेंड करते रहे बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी, और आज भी वो लागू है। एफर्मेटिव एक्शन या ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में है, ये कई जगह है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं, ये केवल इंडिया में है, पर ऐसा नहीं है। कई समाज ने और कई व्यवस्थाओं ने ट्राई किया है एफर्मेटिव एक्शन। हाँ, और आपको आज भी अगर आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी होती है और अगर कोई प्रतिभावान छात्र होता है तो उसको स्कॉलरशिप देती है, उसको सुविधा देती है। तो जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन किया गया वो इसलिए नहीं था कि किसी को अनावश्यक मदद मिल जाए, वो इसलिए था कि क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शंस के कारण आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं आ पा रहा है, समाज के मोमेंटम में आप थोड़ा पीछे हैं, तो वो जगह है जो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती है। और उसकी मदद से केवल आपको फायदा नहीं होता, पूरी सोसाइटी को फायदा होता है। अनइक्वल डेवलपमेंट के साथ तो कोई सोसाइटी चल ही नहीं सकती। तो इक्वलिटी तो बहुत ज़रूरी है, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जब आप किसी को कहते हैं तो आप एक वो बच्चा जो गांव से गरीब परिवेश से पढ़कर आया है और एक बच्चा जो शहर में अंग्रेजी माध्यम के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, आप उनको केवल एक ही परीक्षा में बैठाल कर ये नहीं कह सकते हमने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी। हाँ। आपको कहाँ से काम करना था? बिल्कुल। तो वो काम उसी को सबको देखते हुए ही इन सब प्रावधानों को किया गया है। और वर्तमान में भी सरकारों ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाई हुई हैं, है ना, वो चाहे SC ST या
अदर कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना हो, स्पेशल स्कूल्स खोले जाने हों, और या जनरल रिजर्वेशन की जो बात है नौकरियों में है, अब तो एजुकेशनल कॉलेज उसमें भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी है। तो ये सारा एफर्मेटिव एक्शन आपको जब तरक्की करानी है देश की, तो आपको 100% लोगों की तरक्की करानी है। और जब सबको आगे लेकर जाना है, तो अगर ये बात हमारे बड़े और हमारे संविधान निर्माता नहीं सोचते, तो फिर कौन सोचता? घर के बड़े ही तो सोचते हैं कि सारे बच्चे जो है तरक्की करें। जी, बहुत अच्छा साध संगत जी, वाकई सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बिल्कुल एकता इकट्ठे होने की जरूरत है। और जिथे जिथे भी समस्या है, संविधान तो सानू इजाज़त दिंदा है। संविधान पूरी तरीके नाल ये चाहता है कि असी सारे बराबर होइए, ऐसा समाज जिहदे विच कोई भिन्न भेद ना रहे, असी सारे मिलजुल के एक दूसरे नूं नाल लैके चलीए। और क्योंकि जे मेरा पड़ोसी गरीब है, जे मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, तो मैं भी ठीक नहीं रह सकता पूरी तरह, क्योंकि उसका असर होता है, प्रकृति का ये असूल है। इसलिए जिस तरह मैं एक मिसाल देना करना कि एक बंदा वो छलियाँ बीजता सी, वो कॉर्न भी बिजाई करता था, किसान था। अच्छा अच्छा। और ये जो रिजर्वेशन के बारे में मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसका एक नेचर लॉ भी है। तो वो हमेशा उसकी फर्स्ट आती थी कॉर्न, हमेशा। ये अमेरिका की बात है, हमेशा। और वो क्या करता था, अपने जो सीड्स हैं उसके बढ़िया के, वो अपने पड़ोसियों को भी देता था। अच्छा। हालांकि कई वर्षों से his corn was selected फर्स्ट, तो वो उनको भी देता था। तो फिर किसी ने पूछा, यार तू कैसा आदमी है, फिर ये भी तेरे कम्पिटेटिव हो जाएंगे, तो तू ऐसा क्यों करता है, इनको क्यों बीज देता है अपना वाला सेम सीड क्वालिटी का? तो उसने कहा, यू डोंट नो, आपको पता नहीं है, क्योंकि उनकी कॉर्न अच्छी होती है, उसके कारण मेरी अच्छी हो रही है। क्योंकि उनका जो असर है, वो जो अपना प्रकृति ने बना रखा है, दूसरे का असर पड़ता है। हाँ जी, अंग्रेजी में पता है उसको क्या कहते हैं, जी जी, उसके कारण मेरी आ रही है। तो ऐसे मान लो मेरा अगर पड़ोसी सुखी नहीं है, बिल्कुल, वो डाउन ट्रॉडन है, जी जी, तो ये जो हमारा संविधान हमें ये अलाउ करता है, बिल्कुल, और इंश्योर कर रहा है। और अभी हम समाज में देखते हैं कि ख़ास तौर पर पंजाब में तो काफ़ी तब्दीली है, नॉर्थ इंडिया के ईस्टर्न में, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट हैं, जैसे अभी बिहार की इलेक्शन हुई, और कुछ स्टेट ऐसे दूर उड़ीसा है और कुछ भी है जहाँ अभी काफ़ी काम करना बाकी है। तो जो शुरू किया है, जैसे मैं वो मार्टिन लूथर की बात का कहता हूँ कि वी आर नॉट देयर वेयर वी यूज्ड टू बी एंड वी आर नॉट देयर वेयर वी वांट टू बी, है जी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने अभी कई वर्ष देश की सेवा करनी है, और ये मिनिस्टर तो आते जाते रह गए, लेकिन जो सर्विस है नहीं वो तो हमेशा रहने वाली है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि जो ये बात सही है कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, हाँ, और वो आगे ही बढ़ती है। और ये कहना कि हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, ये मतलब एक बहुत आइडियल स्टेट है, क्योंकि कोई भी समाज ये आसानी से नहीं कह सकता, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा कहने लगेंगे उस दिन आप फिर प्रोग्रेस कहाँ करेंगे, प्रोग्रेस का आप अपना एवेन्यू ही आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो भारत पिछले 70 सालों में बहुत आगे आया है, और जैसा आपने भी कहा, और वो बदलाव मतलब आपको तो इतना अनुभव है, तो आप जाएंगे तो आप एक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं। और खुद मतलब मैंने अपने ही जीवन में इतना बदलाव और इतना विकास देखा है जो हमारे यहाँ हुआ है, और कि वो बहुत ऊपर है। आज की तारीख में अगर आप कहीं भी दुनिया में भारत की बात करेंगे, तो फिर वो चाहे इकनॉमी के मामले में हो, चाहे ट्रेड इंडस्ट्री के मामले में हो, चाहे वो मतलब सामाजिक डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट के मामले में हो, चाहे वो वुमेन अपलिफ्टमेंट के मामले में हो, भारत में ने बहुत तरक्की करी है। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसी फील्ड
फील्ड होगी जहाँ भारत या भारतीय आगे नहीं होंगे। और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे सेक्टर अब बचे हैं जहाँ आपको हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग एकदम आगे नहीं मिल जाएंगे। तो वो एक प्रक्रिया है। और हमारे अपने देश में मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट रिसेंट पास्ट में तो आप देखेंगे अगर, तो जब सरकार जनधन योजना लाई, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोशल इंक्लूजन प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें सबसे पहली बार सबसे गरीब व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने को मिला। और डायरेक्ट एक बार जनधन अकाउंट खुल गया तो आज की तारीख में कितने सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं सामाजिक योजनाओं के जो डायरेक्टली जाते हैं, जिसके लिए उन्हें कहीं नहीं जाना है। और अभी रिसेंटली भारत में एक और ऐसी योजना लागू हुई जो मैं कहूँगा दुनिया में सबसे बड़ी है, और वो भी बिल्कुल गरीबों पे केंद्रित है, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत लोगों को फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया। और आप कुछ भी इलाज करा सकते हैं, आप उसमें अपना प्राइवेट में जाके, मतलब उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं, और आप उसमें किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके अपनी मतलब किसी को ज़रूरत है तो अपनी हार्ट सर्जरी तक करा सकता है, जो उसको मेडिकल इश्यूज़ हैं वो करा सकता है, और वो सब कवर्ड है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो हैं सरकार लाई है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब विकास तो तभी होगा जब सबका विकास होगा, बिल्कुल। तो उसी का प्रयास है, और वो एक लंबी जर्नी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 26 नवंबर 1949 उस दिन ये संविधान को असेंबली ने प्रवान किया, अप्रूव किया। लेकिन 25 तारीख को ऑन 25, जैसे आज हम 25 गए, तो जैसे आज का समय है शाम का, 25 तारीख शाम को बाबा साहब अम्बेडकर ने शाह जी वार्निंग दी। ये मैंने उनके जीवन में पढ़ा है। और उन्होंने 3 बातें कही। एक बात तो ये कही कि हमें इस बात को अमेंडन करना होगा, छोड़ना होगा जो डिसओबीडियंस और ये वगैरह चलता है। मिलजुल कर सब ने काम करना है। सरकार भी हमारे ही भाई बहन ही चाहते हैं, वहाँ कोई आसमान से तो आता नहीं, हम ही वोट डालकर उनको आगे भेजते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक जो धर्म है, मजहब जो है, वो हमारा मुक्ति का पथ तो है, इसमें रत्ती भर शक नहीं, लेकिन अगर उसको पॉलिटिक्स में, राजनीति में इस्तेमाल किया जाए तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, जिसको हम अब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अडॉप्ट करने से एक रात पहले बाबा साहब ने ये वार्निंग दी थी कि धर्म को हमें बिल्कुल धर्म रखना चाहिए, भक्ति को भक्ति रखना चाहिए। और हम क्यों ना, जब इक्वल राइट्स हैं हमारे पास, तो हम क्यों ना इन्वॉल्व हों। और मेरा सुशांत जी यहाँ भी तजर्बा है कि पहले यहाँ कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जब मैं आया तो केवल इंडियन वर्कर एसोसिएशन होती थी, और बाकी बाद में आई। तो इंडियन वर्कर सोशल, उनके सोशलिस्ट माइंड थे सबके। जी। और कोई CPM के थे, कोई CPLM के थे। और उन्होंने मेरे साथ बहुत प्रेम, क्योंकि हम एक साथ ही मीटिंग करते थे, एक साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन में जाना। तो उस समय नेशनल फ्रंट कलर बार जो थी उसके खिलाफ हम बात करते थे। और जो एशियन लोगों को गंदे काम, प्रोटेक्शन नहीं थी, यूनियन में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। लेकिन मैंने एक चीज़ और सीखी। मैंने ये सीखा कि उनके साथ भी मैं पूरा साथ दिया, लेकिन आई जॉइंड पॉलिटिकल जो सिचुएशन उनकी। तो मैंने सोचा कि जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, पॉलिसी मेकर जो है उनके बीच नहीं जाओगे, तो आप कामयाब नहीं होगे। तो मैंने जितना मैं बदलाव लेकर आया हूँ, एक कमाल का है। मतलब
यहाँ तक कि यहाँ एक स्लो से हमारी काली पुलिस ऑफिसर रिक्रूट हुई थी। अब कालों को नहीं करते थे, अब तो हमारी मर्जी चलती है अब तो उसको जो ट्रेनर था यहाँ वेस्ट मिडलैंड में, उसने डिस्क्रिमिनेट किया। अच्छा। और प्रूव हो गया कि किया है। तो मुझे चीफ ने बुलाया, कहने लगे उपाध्याय जी आप बताओ कि इसके साथ क्या करें, सैक करें, क्या करें। तो मेरा जो एटीट्यूड था, वो तो हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, सजा तो किसी को दे नहीं सकते, तो मैंने कहा लेट मी टेक हिम फॉर ड्रिंक। सो आई टुक दैट ऑफिसर टू ड्रिंक एंड ही क्राइड। उसने इतना रोया कि मुझे तो सैक होनी थी, लेकिन आप मुझे, मैंने ही काले रंग के ऊपर नफरत की, तब हमें भी काला ही कहते थे। तो आपने मेरा ये कहा, तो कहने का भाव है कि मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जॉइन यहाँ भी जो है, और कितनी एक खुशी की बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, इंडियन ओरिजिन के। हाँ बिल्कुल। आयरिश जो था वो भी इंडियन ओरिजिन का था, पुर्तगाल में इंडियन ओरिजिन है। तो आई वॉज सो हैप्पी टू नोट दिस मॉर्निंग कि न्यूजीलैंड में एक इंडियन ओरिजिन का जो बना है, उसने संस्कृत में उछली आज। अच्छा। अरे माय गॉड। और ये कभी हम इमेजिन नहीं कर सकते। और यहाँ का जो कानून जो हम देख रहे हैं, हमारा अपना तजर्बा है ज्वाइन करके, तो भारत में भी इफ यू वांट टू चेंज देन जॉइन इट। बिल्कुल जितनी भी पार्टीज हैं ज्वाइन कर लो। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ सबको कहता हूँ कि जो इंडियन किसी भी पार्टी में, उसकी मदद करो बस। किसी भी पार्टी में हो, पार्टी से क्या लेना देना अपना है, तो उसकी मदद करो। तो साथ संगत बाबा साहब ने हमें जो 25 नवंबर 1949 को एक चेतन किया था, कॉन्शियस किया था कि आपने धर्म को इस तरीके से रखना है। और तीसरी बात एक और उन्होंने ये कही थी कि वो आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि अगर आप इक्वलिटी को नहीं जीवन में लाओगे तो दैट विल बी डेंजर फॉर द डेमोक्रेसी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हम काफ़ी आगे हैं, इसमें रत्ती भर शक नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं कि अभी काम करना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा वी आर नॉट देयर वेयर वी यूज्ड टू बी, वहाँ अभी हमें काम करना चाहिए। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अमनपुरी के समय काफ़ी भारत की और इंग्लैंड की जो सरकारों के आपस में कई प्रोजेक्ट चले थे। जी जी। तो आप थोड़ा उनके प्रोजेक्ट, जैसे ये मेडिकल के बारे में अपना मार्केट है अपने, और जो शुरू किए हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत प्रगाढ़ हैं और पुराने हैं। और जैसा हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि भारत का जो डायस्पोरा है जो यहाँ पर है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि इट इज़ लाइक अ लिविंग ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज़, एक ब्रिज की तरह है। और इसीलिए जो है इससे इन संबंधों को और मजबूती मिलती है। और आज जब कोविड-19 चल रहा है और पूरा दुनिया उससे लड़ रही है, इस समय भी मैं कहूँगा कि जो भारत और ब्रिटेन का आपसी कोलैबोरेशन है वो न केवल बढ़ रहा है बल्कि प्रगाढ़ हो रहा है। एवरी मंथ हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, है ना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक में भी चल रही हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी चल रही हैं, अभी मंत्री लेवल पर मीटिंग्स हो रही हैं। अब वर्चुअल होती हैं चूँकि ज़्यादातर ऐसा ही है। बाकी ये कि लोकली भी जो जितने भी यहाँ पर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनसे के साथ हम लोग बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं। वो सारी ऐसी कोई भी इंडियन कंपनी या ऐसी कोई भी कंपनी जो ब्रिटेन में है, अगर वो भारत में व्यापार करना चाहे या कोई ऐसा है जो इंडिया से यहाँ व्यापार करना चाहे, तो उनको पूरा फैसिलिटेशन और उनका पूरा गाइडेंस जो है वो भी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का अपना एक जो इशू, जो एक मैं कहूँगा जो एक मेन चीज़ है आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है, एक तो हमें ट्रेड है जिस पे फोकस है, हमारा दूसरा फोकस टूरिज़्म है।
क्योंकि टूरिज़्म न केवल आपको टूरिस्ट जब आते हैं तो न केवल वो आपकी इकनॉमी को उससे कुछ फ़ायदा होता है, बल्कि वो आप क्या अच्छी यादें लेके जाते हैं। तो आपका जो पूरी दुनिया में जो मैं कहूँगा जो आपका पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है। और तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी। सो ट्रेड, टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग गंभीर कार्य कर रहे हैं। इनमें मीटिंग्स भी चल रही हैं और इसमें ब्रिटेन में भी हर लेवल पे हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहे हैं। जो हेल्थ सेक्टर वाली बात कही, आपको तो पता ही है कि वैक्सीन डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो जिस वैक्सीन का हम सबको इंतज़ार है, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। ज़्यादातर वैक्सीन्स का प्रोडक्शन जो है भारत में ही होने की उम्मीद है, एक बार जैसे क्लैरिटी आ जाए तो वी ऑल आर होपिंग फॉर इट कि सूनर देन लेटर। हाँ, और एक कंट्रीब्यूशन जो मैं कहूँगा यूके के लिए तो बिल्कुल फैक्ट है कि यूके में स्पेशली NHS में भारतीय ओरिजिन के इतने सारे डॉक्टर्स, नर्सेज एंड डिफरेंट स्टाफ है जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इस कोविड-19 में, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे। तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही कहूँगा एक बहुत ही इंट्रिंसिक संबंध दोनों हेल्थ केयर सेक्टर्स के बीच में, और वो ये भी दिखाता है कि कितना सीमलेसली जो है मूवमेंट पॉसिबल है। जो नॉलेज इंडिया से लोग इंडिया से पढ़ के आते हैं लोग, और दे प्रोवाइड क्वालिटी मेडिकल हेल्प हियर। एंड नाउ दीज डेज अभी बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम चल गए हैं जिसमें हम वहाँ के डॉक्टरों को यहाँ पर 1.5-2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो वापस फिर इंडिया में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह के भी बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हेल्थ कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग है, और मैं ये कहूँगा कि कमिंग डेज में इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश चल रही है। और मैं बस एक प्रयास यही है कि कोविड चला जाए तो जो चीज़ें आज हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स में कर रहे हैं वो हम लोग फिज़िकली मिलकर भी कर सकें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि काशी टीवी पर आपका स्वागत है। और कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम नया आता है, कोई मैसेज कम्युनिटी के लिए जो देना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आकर हम यहाँ बताएं तो एक ही गो में सबको पता चल जाता है। काशी टीवी के लिए आपका क्या मैसेज है? वेल, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके सभी ट्रस्टीज़ को और महिलाओं और पुरुषों को सभी को मतलब बधाई दूंगा कि आपने एक काशी टीवी के माध्यम से कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिससे कम्युनिटी को, और मैं कहूँगा कम्युनिटी के बियॉन्ड भी, क्योंकि आजकल तो सारे मॉडल और सारे जो चैनल्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, डिजिटल उस पर आपका भी चैनल अवेलेबल है। तो ये हेल्प करता है न केवल प्लेटफॉर्म दे के लोगों को जो बात है जिसको शायद उन्हें पता चलने में वक्त लगता, पर आपके टीवी के माध्यम से उन्हें वही बात जल्दी पता लग जाती है। और मुझे ये भी पता है कि आपको बहुत फीडबैक आता है, तो आप उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम भी मॉडिफाई करते हैं, जो कि मुझे लगता है किसी भी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिमांड ड्रिवन रहे। सो इस सभी के लिए, और ये सारा काम जो आप लोग कर रहे हैं वो सामाजिक है, वो नॉन प्रॉफिट है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है किसी भी संस्था के लिए नज़ीर है जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, और मेरी बधाई है। और हाँ, मैं भी आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू कमिंग, बट बिफोर, आई मीन, इफ़ आई डोंट कम बिफोर न्यू ईयर, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरी वन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज आई मे नॉट बी हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी लाइव विद यू, बट सो हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई थिंक क्रिसमस भी आने वाला है, सो हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। साथ संगत जी, आज जैसी 25 तरीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ टुमारो, कल है, लेकिन आज हमने इसलिए किया कि बाबा साहब ने आज के दिन अपने वार्निंग भी दी, अपने विचार भी दिए समाज को, पूरे देश को, और मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਆਓ ਅੱਜ ਪਲੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, all the faiths, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
कि मानस की जात सब एक के पहचान लो। इस वास्ते अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जो गुजा कौन पर एक बंदे, एक इक्वैलिटी जो है और जो वुमेन राइट्स ने, साढ़े भैन भरावां नूं ये सुन के शायद आश्चर्य लगे, इस देश विच भी लेडीज़ नूं पहलां वोट दा हक नहीं सी। ये कई मुल्कां दे विच लेडीज़ नूं हक नहीं है, अजे भी वो हक नहीं है जो कि बाबा साहब जी का लिखिया संविधान साडियां भैनां नूं लेडीज़ नूं पूरे हक दिंदा है और पूरी प्रोटैक्शन करता है। इसलिए साध संगत असी अज काशी टीवी ते इसनूं बड़े धूमधाम नाल ही मना लें और हिज एक्सीलेंसी कौंसल जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्र करते हैं। कोई गलती भुल चुक हो गई होए तो आप जी क्षमा करना। फिर अगले हफ्ते आपके दर्शन करांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अपना ख्याल रखना। अजे कोविड जो करोना है किते गया नहीं, इत्थे ही है। तुसी अपना पूरा ख्याल रखना है और जिन्ना भी बचाव कर सकते हो अपना पूरा बचाव करना है। जिस तरह सुशांत जी ने किया है, जो आए जो प्रिकाशन इन्हों करने वास्ते इत्थों की सरकार ने किया, हालांकि इन्हों की डिप्लोमैटिक सारे पासपोर्ट भी होंगे ने, डिप्लोमैटिक को कोई कह नहीं सकता, लेकिन जो भी इन्हों किया गया वो संसार चले। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।